हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। आप में से कई सारे लोगों ने सुना होगा कि इस बंदे ने स्टॉक मार्केट से इतने पैसे कमाए, उस बंदे ने स्टॉक मार्केट से करोड़ों कमाए। तो क्या इस टाइप के रिटर्न्स हम भी मार्केट से कमा सकते हैं? तो मेरा आंसर है हाँ, उनके जितने तो नहीं, बट आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपकी लाइफ इजीली चली जाए और आने वाली आपकी पीढ़ियाँ भी उसमें एंजॉयमेंट कर सकती है। कैसे, वही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करूंगा, कुछ केस स्टडीज़ है उसको भी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में स्टडी करेंगे। आप में से भी कई सारे लोगों का सपना होगा कि स्टॉक मार्केट से करोड़ों कमाए और आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल गोल्स जो है उसको अचीव कर ले। तो मैं इसमें जितना भी सपोर्ट कर सकूँ डेफिनेटली मैं वो करूँगा, आपको वीडियो के माध्यम से गाइड करूँगा। इस पर्टिकुलर वीडियो को आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, मैं चीज़ें जो समझानी चाहता हूँ वो समझिए, फिर आपको समझ में आएगा कि ठीक है, इस तरीके से हम लोग मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक कहावत बताना चाहूँगा। आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा, ठीक है? उसमें आमिर खान का एक फेमस डायलॉग है। उसमें आमिर खान कहते हैं कि सक्सेस के पीछे मत भागिए, काबिल बनिए, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। तो इसका भी रिलेशन हम लोग स्टॉक मार्केट के साथ लगा सकते हैं। किस तरीके से कि जब तक आप काबिल नहीं बनते हैं किस चीज़ के, कुछ चीज़ें एक्वायर करने के, जैसे आपको टाइम टू टाइम स्टडी करना पड़ता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में भी। और जब तक आप उस काबिल नहीं बनते कि आप अमीर बन सकते हैं, तब तक मार्केट आपको पैसा देगा ही नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। किसी को लगेगा कि अरे यार, मैंने 2 दिन में 20% कमा लिया, 10 दिन में 20% कमा लिया। किसी को लगता है कि मेरा पैसा डबल हो गया, ठीक है, मुझे अभी और कुछ नहीं चाहिए, मैं निकल जाता हूँ। लेकिन 50% 100% रिटर्न से आपका कुछ भी नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट से, ठीक है। आपको एटलीस्ट बुरा हो, कुछ स्टॉक से 100 टाइम्स की रिटर्न, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, 100 टाइम्स की रिटर्न। किसी स्टॉक से आपको 1000 टाइम्स के रिटर्न, इस टाइप के रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा स्टॉक से नहीं, हार्डली आपके 2-3 स्टॉक भी चल गए ना, आपके जो भी 20, 25, 30 जो भी सिलेक्शन रहेगा, किसी का 15 स्टॉक का सिलेक्शन हो सकता है, किसी का 20 का, तो उतने भी चल गए ना, उसमें से 2-3 भी चल गए ना आपके, तब भी जाके जो जिस टाइप के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिस टाइप का मैं चाह रहा हूँ कि आप वो उतना अर्न करें, तो उसके लिए आपको जो है ना, मतलब उतना टाइम देना पड़ेगा और उस टाइप के रिटर्न्स पाने की आपके इसमें अंदर में एक आग भरनी पड़ेगी, तभी जाके आप उतना कमा पाएंगे। वरना किसी का पैसा 10 गुना हो गया ना, तो उसको लगा कि यार बहुत हो गया, अभी मैं निकल जाता हूँ। लेकिन 10 गुना ज़्यादा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो कंपनी क्या और उसका बिजनेस एक्सपांड कर सकती है क्या, कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी है क्या, कंपनी ऐसा कुछ प्लान कर रही है जिसके थ्रू कंपनी के जो ये है फाइनेंशियल्स वगैरह वो बढ़ेंगे। अगर हाँ, तो ये 10 टाइम्स की रिटर्न जो है ना, वो बहुत ही जल्दी आपका 100 टाइम्स के हो जाएंगे, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि 10 से 100 होने के लिए सिर्फ आपको कंपनी को 10x का जो ये है अर्निंग्स है वो ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो 10x का अर्निंग जब कंपनी बड़ी हो जाएगी तो वो इजीली अचीव कर सकती है किसी बिजनेस में, एक मतलब नया सेगमेंट वगैरह ला के। तो ऐसी चीज़ें होती है जो आपको समझ के लेनी पड़ेगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि वॉरेन बफेट जी जो है, उन्होंने एक फेमस कोटिंग में कहा है कि फर्स्ट यू लर्न देन यू रिमूव एल। इसका मतलब क्या है कि जो LEARN है, लर्न यानी लर्निंग, ठीक है, LEARN। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि फर्स्ट यू लर्न देन यू रिमूव एल। तो इसका मतलब है कि आप पहले सीखते हैं, उसके बाद आप अर्न करते हैं, यानी कमाते हैं। तो इसी नोट के साथ अभी इस वीडियो की एक्चुअल शुरुआत कर लेते हैं। हमारी पहली जो केस स्टडी रहेगी वो केस स्टडी रहेगी दीपक नाइट्राइट के ऊपर। अभी इसको मैंने क्यों चूज़ किया? क्योंकि इसमें जिस टाइप के हम लोग बोल रहे थे कि 500 टाइम्स 1000 टाइम्स हमें रिटर्न चाहिए, उस टाइप के रिटर्न यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे अक्टूबर 2010 से ही चार्ट दिखा रहा है। अभी हमने यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाला जो कोड है उसका वो डाला है, दीपक नाइट्राइट का, सेम आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी मैक्स सिलेक्ट करेंगे। वहाँ पे 2010 से दिखा रहा था, अभी यहाँ पे ये हमें लगभग दिखा रहा है 1995 से, ठीक है, यानी ये काफ़ी लंबा होरिजोन है। और इसमें जो कंपनी ने रिटर्न्स डिलीवर किए वो 553 टाइम्स के है, ठीक है, मैं 553 टाइम्स बोल रहा हूँ, तो इसलिए इसको एक केस स्टडी के ऊपर लिया गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने लगभग 500 टाइम्स के ऊपर के रिटर्न्स बना के दिए हैं, ठीक है। तो इसमें चैलेंजेस क्या थे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जितना डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से हम लोग एक कैलकुलेशन करेंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे, कुछ लोग बोल सकते हैं कि आपने अगर मान लीजिए 1995 का छोड़ दीजिए, अभी मैं 2000 का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। 2000 में इसका वाला प्राइस लगभग था 2001 में 2 रुपीज़ के आसपास दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर 2 रुपीज़ से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ये करंट मार्केट प्राइस है 2300 वाला, ठीक है, और उसको हम लोगों ने 2 से डिवाइड कर लिया, यानी ये 2001 का जो प्राइस है वो वाला है और एक करंट मार्केट प्राइस है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जिसने भी 2001 में इसमें पैसा लगाया होगा उसका पैसा
1150 टाइम्स हुआ है। यानी जिसने भी यहाँ पे, फिर आपको एग्जांपल के बेसिस पे कहा जाएगा कि किसी ने अगर इसमें 1 लाख लगाया हुआ है तो उसका वाला देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा अमाउंट होगा, यानी ये करोड़ों के ऊपर आ जाता है। अभी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, तो अगर 1150 टाइम्स का अगर रिटर्न देके और किसी ने 1 लाख लगाया तो 11.5 करोड़ के आसपास का अर्न कर रहा है आज की डेट में, यानी 20 ईयर्स में 1000% के ऊपर की रिटर्न। तो आपको ये चीज़ें बताई जाती है। अभी मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि क्या 1 लाख का अमाउंट है जो मतलब कोई भी लगाना चाहता है, बड़े मतलब मैं तो अभी रिटेल इन्वेस्टर के अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ, तो क्या 2001 में किसी ने 1 लाख एक ही स्टॉक में लगाया होता? सबसे पहली बात। दूसरी, क्या उसके पास इतनी चीज़ें अवेलेबल थी कि उससे वो समझ सके कि हाँ यार स्टॉक इस तरीके का परफॉर्म कर सकता है या फिर पास्ट में इसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है? ये सेकंड क्वेश्चन है मेरा वाला। थर्ड, क्या इसमें हमें डाउनफॉल देखने के लिए नहीं मिले हैं? अगर हाँ तो क्या उसमें हम लोग सर्वाइव कर सकते थे? अभी तीसरा वाला, इसका ऊपर हम लोग थोड़ा सा अभी देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक कहीं पे भी एक लेके चले जाऊँ एक रफली, तो यहाँ पे देखिए ये मतलब ये पीरियड पकड़ लीजिए 42 टाइम, मतलब मोर देन 50% की यहाँ पे ड्रॉप हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1999 में ये वाला स्टॉक 1999 से 2003 तक, यानी ये पकड़ लीजिए आप 3 से लेकर 4 साल तक, ठीक है, इसने -32% के रिटर्न दिए। कितने? सॉरी -39। अभी ये तो मोर देन 40-45% आ रहा था, लेकिन एग्जैक्टली हम लोग वहाँ पे देख नहीं पा रहे। तो 4 साल तक कोई भी रिटर्न नहीं है, ठीक है, और उसमें भी आपके वाले जो है अमाउंट को वो ऑलमोस्ट 40 से 50% निकल गया। तो मुझे बताइए कौन होल्ड करेगा? आपको जो बताया जाता है ना, तो वो बताया जाता है कि यार ठीक है 2001 में इतना लगाया होता तो ये वाला। अभी लाइव एग्जांपल लीजिए, आप आज 1 लाख लगा दीजिए किसी स्टॉक में, 3 साल तक उसको परफॉर्म मत करने दीजिए और उसी के साथ जो है वो 50% डाउन जाने दीजिए, क्या आप उस स्टॉक को होल्ड करोगे? ये मुझे बताइए। तो आपको जो है ना वो ये वाली चीज़ें, रिटर्न वाली चीज़ें बताई जाती है, लेकिन जो आपको जो बताया नहीं जाता है वो वोलेटिलिटी के साथ किस तरीके से एडजस्ट करना है। अभी वोलेटिलिटी के साथ जिस तरीके से आपको एडजस्ट करना है वो आपको कहाँ से पता चलेगा? तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा आपको लर्न करना पड़ेगा। तो लर्निंग कहाँ से आएगी? अभी देखिए बिजनेस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर क्या हो रहा है वो आपको वैसे पता नहीं चलेगा, लेकिन जो इन्वेस्टर्स के कॉल होते हैं या फिर अर्निंग्स कॉल जो होते हैं ना, उसमें कंपनी को पूरा निचोड़ा जाता है कि आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या है, आप किस तरीके से एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे, आपके रेवेन्यू में फॉल क्यों आया है, ग्लोबल सिनेरियो का क्या इम्पैक्ट हुआ है, सब पूछे जाएंगे, सब क्वेश्चन। और उसके बाद जब उस क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे ना, तब आपको क्लैरिटी आएगी। अभी एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको इसी का, सेम दीपक नाइट्राइट का। अगर किसी ने दीपक नाइट्राइट में 2018 में 1 लाख अगर लगाया होता, अभी 18 में तो इतना हो गया है कि 1 लाख की अमाउंट जो है वो ठीक ठाक है, मतलब ये लगा सकता है, ये एक प्रैक्टिकल सिनारियो है, ठीक है। किसी ने मान लीजिए 1 लाख लगाया होता 2018 में, अभी 2018 में क्यों लगाता वो? यहाँ पे तो आपको 96 से रेवेन्यू जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मान लेते 18 में नहीं लगाया, 19 में लगाया, अभी क्यों लगाएगा वो? मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। आप किसी कंपनी को ट्रैक कर रहे हो और उसके फाइनेंशियल्स जो कॉल्स होते हैं ना, उसको आप अटेंड कर रहे हैं, यानी इन्वेस्टर की जो मीटिंग्स होती है उसको, या फिर आप बोलिए जो अर्निंग्स कॉल होते हैं जो क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट आने के बाद, अगर उसको अटेंड करते तो आपको पता चलता है कि दीपक नाइट्राइट जो है किसी नए सेगमेंट में एंटर कर रहा है। तो नए सेगमेंट में एंटर कर रहा है तो उसको और क्रॉस क्वेश्चनिंग होता है कि ठीक है किस टाइप के रिवेन्यूज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस टाइप के प्रॉफिट्स हम लोग आ सकते हैं, किस तरीके के मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको उस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते, यहाँ पे मिल जाते, तो आप सोचते हैं कि ठीक है मैनेजमेंट ने कहा है तो हम लोग एक बिलीव कर सकते हैं, नहीं हुआ तो हम लोग वहाँ से एग्जिट कर लेंगे, लॉस ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली अगर खरे उतरे तो डेफिनेटली हमें पैसा बहुत ज़्यादा बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मान लेते कि 19 में अगर 174 के यहाँ पे अगर किसी ने प्रॉफिट मतलब पैसा लगाया होता 1 लाख का, तो यहाँ पे देखिए विद इन 3 ईयर्स इनके रिवेन्यू जो है ना, ये TTM कंसेप्ट है, ये डेफिनेटली ये 1064 करोड़ के प्रॉफिट्स अचीव करेंगे, ऐसा मेरा पर्सनल बिलीफ है। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 175 से अगर आप इसको डिवाइड करें 1064, तो ये प्रॉफिट्स जो है ना वो 6 टाइम के आसपास हो गए। और अगर ये 175 को निकाल के अगर हम लोग ये 79 वाला फिगर अगर कंसिडर करें तो लगभग होता है 13 टाइम्स के प्रॉफिट्स में जंप। यानी हम लोग समझ सकते हैं कि जब कंपनी इतने तेज़ी से अर्निंग करेगी तो स्टॉक का प्राइस किस तरीके से भागेगा। तो 5 ईयर्स में जो हमें इसके रिटर्न्स दिखाई देते हैं जो कि लगभग 21 टाइम्स के थे, तो डेफिनेटली आप इसको जो है कैच कर सकते थे, ठीक है। अभी
ये वाला केस स्टडी है हमारा, ठीक है। हम लोग अभी ये नहीं देखेंगे कि पास्ट में ऐसे हुआ, हम लोग उससे समझ रहे हैं और उसको हम लोग फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो किसी ने मान लीजिए 500 टाइम्स का जो है रिटर्न वो नहीं कमाने की कैपेबिलिटी थी, क्योंकि 2001 में इतना पैसा नहीं था, चीज़ें नहीं थी अवेलेबल, लेकिन अभी आपके पास थी, तो आप मेरे अकॉर्डिंगली 21 टाइम्स के रिटर्न्स कमा सकते थे। अभी इसकी आइडिया कैसे आ सकती थी? तो सबसे पहले मैंने कहा कि अर्निंग्स कॉल। सेकंड जो चीज़ है वो है कैपेसिटी एक्सपांशन। इसका कैसे आपको पता चलेगा, मैं बताता हूँ। 2018 में कंपनी के रेवेन्यूज़ कितने थे, प्रॉफिट कितने थे? 79 करोड़ के। 1920 में हमें प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिखाई दिए। प्रॉफिट्स ऐसे नहीं बढ़ते, जब कंपनी एक्सपांशन करते तभी बढ़ते। तो कंपनी एक्सपांशन कर रही है, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे CWIP का अगर फिगर देखते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो सबसे ज़्यादा फिगर कब दिखाई दे रहा है आपको? 350 करोड़ का एक्सपांशन 2017 में। 2018 में कितना दिखाई दे रहा है? 955 करोड़ का, यानी मोर देन 1200 करोड़ की जो एक्सपांशन है कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर में की है। तो इसी का रिजल्ट है कि उनके वाले जो रिवेन्यूज़ है, उनके जो प्रॉफिट्स है वो मतलब जो सिक्वेंशियल ईयर्स है, यानी अगर आप 17 में कुछ प्लान करते हैं तो 18 में वो स्टार्ट हो सकते हैं, 19 में उसका फुल यूटिलाइजेशन हो सकता है, 18 में कुछ प्लान करते हैं तो 19 में छोटा मोटा, 20 में बहुत ज़्यादा, इस तरीके का आ सकता है। तो ये जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो भी कंपनी ने पैसा एक्सपांशन में लगाया 17 और 18 में, उसका एक्चुअल बेनिफिट उनको 2019 और 20 में देखने के लिए मिला है। तो क्या 2019 और 20 में क्या इनके रियली प्रॉफिट्स बढ़े हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं 174 के कंपैरिजन में सीधा प्रॉफिट 611 करोड़। कितना बड़ा जंप है, आप समझ सकते हैं। ये वाला मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स के आसपास का यहाँ पे जंप दिखाई दे रहा है आपको। ये ऐसे ही नहीं आया है, इसके पहले ऑलरेडी हमें खनक मिल जाती है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। कैसे पता चलेगा? मैंने सिंपली बोला है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनिए, मैं बहुत बार बताता हूँ आपको, और उसी के साथ साथ जो है उनका वाला जो एक्सपेंशन का प्लान है उसमें कितना कंपनी खर्चा कर रही है वो देखिए। तो कंपनी का यहाँ पे ही रुकी है जो 350 करोड़ और 955 करोड़ का जो यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स जो एक्सपेंशन का प्लान है वो दिखाई दे रहा है। इसके बाद कंपनी ने एक्सपेंशन नहीं किया है, लेकिन वो स्मॉल अमाउंट में। लेकिन अभी का अगर आप एक्सपेंशन देखते हैं 2021 का और ये 2022 का, मतलब ये 22 का और फिगर कंप्लीट होना ही है, ये 220 करोड़ का, और ये भी मान लीजिए 400-500 करोड़ का अगर हो जाता है तो डेफिनेटली ये वाले जो रिवेन्यूज़, ये जो मतलब एक्सपेंशन हो रहा है ना, इसका कंट्रीब्यूशन आने वाले 1 से 2 सालों में आ जाएगा। तो जब कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, कंपनी प्रॉमिसिंग लगती है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो उस टाइम पे डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी मार्च 2021 में आप इन्वेस्ट कर लीजिए, आपको गारंटी के साथ मैं बताता हूँ आने वाले 2 से 3 सालों में ये शेयर जो है यहाँ से 2-3 टाइम्स होने की कैपेबिलिटी रखता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कंपनी जो है एक्सपेंशन के ऊपर फोकस कर ही रही है। और मुझे काफ़ी बुरा लगता है ये कंपनी का जो ये मैनेजमेंट का कॉल है ना, मैनेजमेंट का क्या प्लान है आने वाले टाइम पे। ये दीपक नाइट्रेट का मैंने यहाँ पे डाला था, ओनली इसको 40 व्यूज़ है, ठीक है, यानी 40 लोग ही इंटरेस्टेड थे इसमें कि ये वाला लिसन करे, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाला था मस्ट लिसन। क्यों बोला था? क्योंकि इसके पीछे भी रीज़न है कि कंपनी क्या करने का प्लान कर रही है। जब तक आप ये चीज़ें समझेंगे नहीं ना, तब तक आप पैसा कमा ही नहीं पाएंगे। 20%, 50%, 100% कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये आने वाले टाइम पे कभी भी आपको मिल सकता है, लेकिन जिस टाइप के रिटर्न्स में बोल रहा हूँ आपको, उसको अर्न करने के लिए आपको ये चीज़ें डीप में देखनी पड़ेगी। 40 में से हो सकता है 10-20 लोगों ने ही ये पूरा का पूरा कंप्लीट देखा हो, उससे ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा होगा। तो जब तक आप ये चीज़ें समझेंगे नहीं, तब तक आप कमाएंगे कैसे? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो वही है। एक और लर्निंग जो हम लोग यहाँ से दीपक नाइट्रेट की शेयर से ले सकते हैं कि यहाँ पे आप अभी डेट टू इक्विटी रेशियो देख सकते हैं, आप यहाँ पे 0.14 का है, और कंपनी के पास अभी के टाइम पे जो रिजर्व्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी ये 2801 के आसपास के है। और यहाँ पे बोरोइंग्स जो है कंपनी के पास 400 करोड़ के आसपास का, यानी बोरोइंग के कंपैरिजन में अगर देखें तो रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा है, यानी 5 टाइम्स के आसपास। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि 2001 से हम लोग जब डिस्कस करें कि 2001 से इसने लगभग हमें 1024 टाइम्स के रिटर्न्स दिए, ठीक है, 1000+ टाइम्स के रिटर्न्स दिए। लेकिन अगर हम लोग 10 ईयर्स बैक चले, यहाँ पे 10 ईयर्स बैक का डेटा प्रेजेंट नहीं है, अभी 5 ईयर्स का ही हम लोग जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली एनालिसिस करना पड़ेगा। तो 2015 के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व कितना था? 325 करोड़ का। बोरोइंग कितना था? 545 करोड़। यानी रिजर्व्स के कंपैरिजन में बोरोइंग तो कंपनी के पास बहुत ज़्यादा था, यानी इसका डेट टू इक्विटी रेशियो तो लगभग 1 के आसपास तो होना ही चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी बाकी के एडजस्टमेंट है उसको अगर कंसिडर करें और अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग निकालें तो डेट टू इक्विटी रेशियो 1। अभी बहुत सारी कंपनी जो है जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो 0 होना चाहिए, तो बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है कि जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी ज़्यादा हो सकता है। और उसके साथ साथ जो है हम लोगों को
फिर उससे डर लगता है कि यार इसका डेट अगर बढ़ गया तो हो सकता है कि हमारा पैसा चला जाए। लेकिन अगर आप दीपक नाइट्राइट का एग्जांपल देखें, सेम एग्जांपल एसआरएफ का भी रहेगा, वहाँ पे भी अगर आप देखें रिजर्व और बोरोविंग 10 ईयर्स बैक, तो डेफिनेटली आपको बोरोविंग ज़्यादा दिखेंगे, रिजर्व कम दिखेंगे, और उन्होंने ऑलमोस्ट 50% का डिप भी दिखाया है किसी किसी टाइम पे। तो ऐसे वोलेटिलिटी के साथ क्या आप एडजस्ट कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो आप ये 1000 टाइम्स के 100 टाइम्स के रिटर्न छोड़ ही दीजिए, आप नहीं कमा पाएंगे जब तक आप उसके कैपेबल नहीं बनेंगे। तो मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना कि सबसे पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा इस वोलेटिलिटी के साथ झेलने के लिए। कभी क्वार्टर खराब आएगा, टाइम टू टाइम एवरेज अप करने के लिए, साथ ही में कंपनी के कॉल्स रीड, फाइनेंशियल कॉल्स जो होते हैं उसको रीड करने के लिए, समझ के लेने के लिए, सीखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको वो काबिल बनना पड़ेगा, तब जाके कामयाबी आपके मतलब आपके साथ आएगी। ये आपको एक देखना पड़ेगा। देखिए, मैं किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के आपको डेफिनेटली नहीं बोल रहा हूँ, जो रियलिटी है उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये वाला जो है ये डेटा है लक्ष्मी केमिकल का। अभी पास्ट में जो हुआ उसको छोड़ देते हैं, हम लोग उस टाइम पे नहीं थे मार्केट में, उस टाइम पे पैसा नहीं था हमारे पास। अभी हमारे पास पैसा है, अभी हमारे पास डेटा भी है, हमारे पास टाइम भी है, हम लर्निंग भी करना चाहते हैं। तो क्या कोई स्टॉक्स ऐसे है जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो डेफिनेटली टाइम टू टाइम तो हमें ऐसे स्टॉक्स मिलते ही है। एक स्टॉक के ऊपर मैं थोड़ा सा स्टडी दिखाना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने पास्ट में सीखा, इस वीडियो में देखा, उसको क्या कोई नए स्टॉक पे इंप्लीमेंट हो सकता है। तो उसको हम लोग लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर एक इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 2016 में, उसके पहले का डेटा अवेलेबल है क्या? नहीं है, ठीक है। 2016 में इनके पास रिजर्व कितने थे? 225 करोड़ के, लेकिन इनका बोरोइंग कितना था? 221 करोड़। यानी इसका भी लगभग दीपक नाइट्राइट जैसा ही हाल था। लेकिन अगर हम लोग रिसेंट में देखें तो इसका वाला जो है रिजर्व देखिए 1000 करोड़ के ऊपर चला गया, और बोरोइंग कितना हो गया? 89 करोड़। यानी जो दीपक नाइट्राइट में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, लगभग कुछ उसी टाइप का हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। क्या कंपनी एक्सपेंशन के ऊपर फोकस कर रही है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी लगभग 40-60 करोड़ के आसपास ऑन एन एवरेज यहाँ पे स्पेंड कर रहे थे। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें फाइनेंशियल्स देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंपनी के पास, तो ये 2020 में तो कोविड की वजह से इम्पैक्ट हुआ था। जो मैंने अर्निंग्स कॉल इनके रीड किए थे उसमें बताया था कि इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा अमाउंट स्पेंड नहीं कर पाए थे। अभी IPO से भी इन्होंने पैसे वगैरह कलेक्ट किए, तो उसका भी जो यूटिलाइजेशन है वो लोग अभी कैपेसिटी एक्सपेंशन में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2021 में फिगर 150 करोड़ का है, और ये सितंबर तक 2021 तक ये 276 करोड़ का है। अभी आने वाले टाइम पे ये अगर और बढ़ भी जाता है तो कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं रहेगी। तो कंपनी अगर मान लीजिए इस टाइप के अगर प्लान्स करती है एक्सपांशन के, ठीक है। इसके पहले भी मैंने एक लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर एक स्ट्रक्चरल चेंजेस बिजनेस में कैसे हो रहा है उसके ऊपर बताया था, जहाँ पे कंपनी इसका जो एसिटाइल इंटरमीडिएट होता है ना, मेन बिजनेस इनका ये था। यहाँ से ये लोग स्पेशलिटी सेगमेंट में और एंटर कर गए, स्पेशलिटी केमिकल्स में। इसके साथ साथ अभी ये नए टाइप के फ्लोरोकेमिस्ट्री में आ रहे हैं। तो फ्लोरोकेमिस्ट्री वाला हाई मार्जिन वाला बिजनेस है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है कंपनी को एक्सपांशन करने का। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे ये वाले जो यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है, ये वाला भी 2021 और 22 में, इसका वाला रिजल्ट हमें आने वाले 2 सालों में दिखाई देगा। अभी लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने बहुत अच्छे रिटर्न देने चाहिए। भाई साहब, जब यहाँ पे एक्सपांशन होगा तो 1 साल 2 साल लग जाते हैं मिनिमम, जब कंपनी फुल कैपेसिटी पे उसको यूटिलाइज कर पाती है, और तभी जाके अच्छे खासे रिवेन्यूज कंट्रीब्यूट होते हैं और प्रॉफिट कंट्रीब्यूट होते हैं। इस चीज़ों से आपको अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे देखें, इनका नेट प्रॉफिट लगभग एक ही रेंज में था, 76, 72, 70 करोड़। PBT भी देखें तो लगभग 100 करोड़ के आसपास ही था। यहाँ पे तो 2020 में तो हमें एक थोड़ा सा डिप भी देखने के लिए मिला था, जो भी है मतलब जो सिनारियोज थे वर्ल्ड वाइड उसकी अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर आप यहाँ पे अभी देखते हैं मार्च 2020 से 21 में, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 70 से 127 करोड़ का आपको जंप दिखाई दे रहा है। जंप तो ठीक ठाक है 30% वाला, लेकिन यहाँ से अगर आप ये वाला जंप देखेंगे ना, तो ये वाला जंप आपको 2 टाइम्स 3 टाइम्स के आसपास दिखाई देगा। अभी दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है कंपनी के जो अर्निंग्स है सेकंड क्वार्टर में इम्पैक्ट हुए, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में डेफिनेटली इनके अर्निंग्स काफ़ी अच्छा आएंगे। तो ये वाला फिगर क्वाइट पॉसिबल है कि ये 250 से लेकर 300 करोड़ के आसपास चला जाए, और उसको अगर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे 127 करोड़ के साथ, तो डेफिनेटली हमें मोर देन 2 टाइम्स होता हुआ दिखाई देगा। और जो ये अभी एक्सपेंशन हो रहा है ना, उसके रिवेन्यूज़ कंट्रीब्यूट होंगे 1 या 2 साल बाद। तो उस टाइम पे जो है ना, इसके कंपैरिजन में देखेंगे ना हम लोग, तो 6 टाइम्स 7 टाइम्स के आसपास हमें यहाँ पे प्रॉफिट में जंप होती हुई दिखाई देगा। तो जब इस तरीके का ग्रोथ होगा ना, तो उस तरीके से उसी रफ्तार से जो है ना इसका शेयर प्राइस भी भागेगा। तो इसको अगर आप अभी कैच कर लेते हैं इस शेयर को, तो डेफिनेटली आप उस टाइम तक बहुत पैसा बना लोगे। लेकिन उस टाइम पे वो पीक में जाने के बाद अगर आप खरीदेंगे तो डेफिनेटली आप पैसा नहीं बना पाएंगे। जिस टाइप के आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उस टाइप से आपको
प्री में ही एक्शन लेना पड़ेगा, पोस्ट में एक्शन लेने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि पोस्ट में लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत ही मुनाफा होगा, प्री में लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक को हम लोगों ने बहुत बार कवर किया है, ठीक है। ये पहला वीडियो है जब ये 230 के आसपास चल रहा था, उस टाइम पे मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। फ्लडिंग की वजह से जो 277 के लेवल पे ये वाला थोड़ा सा फॉल होने का चांसेस था, 260 के लेवल पे, वहाँ पे कवर किया था। उसके साथ साथ बिजनेस में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको भी मैंने यहाँ पे कहीं पे कवर किया था। हाँ, यहाँ पे देखिए 2 मंथ्स एगो बोला था लक्ष्मी ऑर्गेनिक शेयर लॉन्ग टर्म के लिए क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैंने बोला था आप चीज़ें समझेंगे नहीं, समझ के लेंगे नहीं ना, तो डेफिनेटली आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो सबसे पहले जो आपको आपके अंदर चेंज लाना है ना, तो वो लर्निंग का लाना है कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे चीज़ें समझ के लेनी है, तब जाके मैं अच्छा खासा पैसा कमा पाऊंगा, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी कुछ अपडेट्स थे इसके बारे में। सेकंड जो शेयर है जो मुझे और प्रॉमिसिंग लगता है इस सेगमेंट में, वो है हेरम्बा का। नॉट पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं चांस लेना तो डेफिनेटली चाहूँगा। मेरा इन्वेस्टमेंट हेरम्बा में भी है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक में भी है। मैंने हैप्पीएस्ट माइंड्स जब वो 5,000 करोड़ के नीचे था ना, तब उसको लिया था। ये शेयर उस टाइम पे स्मॉल कैप में आता था, अभी वो मिड कैप लार्ज कैप सेगमेंट में आ गया है। 1 से 2 सालों में वो लार्ज कैप सेगमेंट में आ जाएगा। अच्छे खासे रेवेन्यूज आ सकते, कंपनी के अच्छे खासे प्रॉफिट्स आ सकते। मैंने जो कि इसको अर्ली फेज में पिक किया तो मेरे रिटर्न्स अच्छे बनेंगे। हेरम्बा अभी तक मुझे ज़्यादा कुछ रिटर्न नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने इसको अर्ली फेज में इसलिए पिक किया है क्योंकि आने वाले टाइम पे इसके भी जो मैनेजमेंट के कॉल्स जो है उसको मैंने ये किया हुआ है, सुना हुआ है। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि हाँ इसमें कैपेबिलिटी हो सकती है स्टॉक में। और अभी इसका वाला हेरम्बा का मार्केट कैप जो है वो लगभग 3,000 करोड़ के आसपास का ही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि डेफिनेटली ये अगर यहाँ से ग्रोथ करता है तो मेरा पैसा भी उसी रफ्तार से बढ़ेगा। तो मैं स्मॉल कैप में बहुत बार ऐसे इस टाइप के मतलब कैलकुलेटिव रिस्क लेता हूँ। थर्ड लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जिसको मैंने लगभग 7,000 करोड़ का जब मार्केट कैप था तो उस टाइम पे इसको पिक किया था। इसका प्राइस उस टाइम पे चल रहा था लगभग 230 के आसपास का, उसी टाइम पे पिक किया था। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं छोटी जो कंपनी है उसको जो है जब वो लिस्ट हो जाती है या फिर जब वो कम प्राइस की रहती है, कम मार्केट कैप की रहती है, उस टाइम पे मैं उसको पिक कर लूँ और उसको वेरी लॉन्ग टाइम तक पिक करूँ, जहाँ पे मुझे अर्निंग्स विजिबिलिटी कंपनी के जो प्लान्स है वो दिखाई देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये वाले स्टॉक्स आने वाले टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं। ये मेरा वाला स्टडी रहता है, उसके अकॉर्डिंगली मैं जाता हूँ। और जो भी मैं आपको बताता हूँ ना, अदर देन रिजल्ट्स, ठीक है, मैं रिजल्ट्स बहुत सारे कंपनीज़ के कवर कर सकता हूँ, लेकिन जो मैं फाइनेंशियल्स जो आपको बताता हूँ, मतलब जो जिस कंपनी को डिटेल में कवर करता हूँ, उसमें डेफिनेटली मेरा वाला इन्वेस्टमेंट रहता है। रिसेंटली मैंने एक और कंपनी के ऊपर बोला था, आपको बताया था कि एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, इसको मैंने रिसेंटली मेरे पोर्टफोलियो में जगह दिया है। 1 से लेकर 2% का स्टेक दिया था, बाद में मैंने इस स्टेक को और इंक्रीज़ किया। क्यों? क्योंकि इसके वाले अर्निंग्स कॉल्स मैंने देखे हैं, सुने हैं। उसके साथ साथ अभी ये रिसेंट वाला Q2 वाले की बात कर रहा हूँ मैं, और इसके जो नंबर्स है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लगे, लेकिन जिस टाइप का सिनारियो उसके अकॉर्डिंगली कंपनी ने Y-on-Y बेसिस पे 30%, मोर देन 30% के आसपास का रेवेन्यू प्रॉफिट में जंप दिखाया है। तो मेरे अकॉर्डिंगली वाला जंप अच्छा है। एक बार जब ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगी, उस टाइम पे कंपनी अगर मोर देन 30% के अगर प्रॉफिट जो है वो Y-on-Y बेसिस पे अगर कंट्रीब्यूट कर पाती है तो मैं उससे खुश हूँ, मुझे उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो उसको भी मैंने अभी पिक किया। रिसेंटली उसका स्टॉक जो है यहाँ पे आया हुआ है, लिस्ट हुआ है। अर्ली पिक करना मेरे लिए एक अच्छी बात होती है। अर्ली पिक करके उसको वेरी लॉन्ग टाइम तक होल्ड करना, यही मेरी स्ट्रैटेजी होती है। और कंपनी का सिलेक्शन काफ़ी मैटर करता है दोस्तों। किसी बकवास शेयर में जो है आपको कंपाउंडिंग का कभी फ़ायदा नहीं मिलेगा। मान लेते हैं आपने SBI में 2,000 में पैसा लगाया होता और HDFC में लगाया होता, तो दोनों में से अगर आप देखें तो HDFC कई मल्टीपल में पैसा बना के दिया है कंपेयर विद द SBI। तो सिलेक्शन आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हो सकता है उस टाइप पे हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी क्योंकि डेटा उतना प्रेजेंट नहीं था कंपेयर करने के लिए, लेकिन आज की डेट में हमारे पास सभी चीज़ें अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लोग ये एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं, चीज़ें समझ के ले सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह अटेंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सब अवेलेबल होने के बाद हम लोग अभी आने वाले टाइम पे एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। जो भी अच्छी अच्छी कंपनीज़ है उसको पिक करिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं टाइम टू टाइम आपको लर्निंग्स देता रहूँगा, उसको आप कैच करने की कोशिश करिए और उसी के साथ साथ जो है आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। डेफिनेटली मेरे साथ आप भी आने वाले टाइम पे करोड़पति ज़रूर बनेंगे। ऐसे मेरी मतलब एक मुझे ऐसा अंदर से एक आवाज़ आती है, ठीक है ना। मैं तो डेफिनेटली बनने वाला हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंगली बराबर से चल रहा हूँ। अभी तो नहीं, लेकिन मैं आने वाले टाइम पे कुछ पर्सनल चीज़ें जो है वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। अभी मैं आपके साथ जो चीज़ें हैं वही शेयर करूँगा, जो अच्छी चीज़ें मुझे लगती है, जो आपके लिए अच्छी है, उसको मैं आपको डेफिनेटली टाइम टू टाइम रिकमेंड करता रहता हूँ। आई होप ये वीडियो लंबा हुआ है, लेकिन आपको अच्छा लगा होगा, कंप्लीटली आपने वॉच किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।